ने तो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल बताया पीसीओएस को ट्रीट करने का। मैं चाहूँगी कि आप भी बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मसला है ख़वातीन में बेऔलादी के हवाले से। डॉक्टर सोफिया, पीसीओएस के बारे में आपने पूछा ना जी मेरे जी से। हाँ जी, पीसीओएस का इसमें देखें, जैसे कि डॉक्टर शबाना ने बड़ा अच्छा हमें बताया, पीसीओएस के मेजॉरिटी पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं उनको हम लोग लाइफस्टाइल से ही ठीक कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट्स अपनी टाइमली अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लें और अपना वेट एक ऑप्टिमल रेंज में ले आएँ तो मेजॉरिटी पीसीओएस के पेशेंट्स उसी से ठीक हो जाते हैं। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं फिर जो कि, लेकिन पाकिस्तान में हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है, वो ये है कि हम लोग अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलते, चेंज करते हैं। हम लोग अपना वेट भी टाइमली नहीं लूज़ कर पाते हैं। मैं उनको बहुत काउंसल करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको शादी के 8, 9, 10 साल बाद सिर्फ वेट लॉस से प्रेगनेंसी हो जाती है। और जैसे कि डॉक्टर शबाना बता भी रही थी, मायोनोसिटोल और ये हर्बल जो सप्लीमेंट्स हैं ये पीसीओएस में बहुत इफेक्टिव हैं। तो किसी हद तक अगर आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे तो पीसीओएस का मसला 90% तो उसी से ठीक हो जाएगा। उसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन की, जैसे कि मेटफॉर्मिन का जिक्र भी हुआ, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेटफॉर्मिन की और साथ जो है ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी कि मेडिसिन जिनसे ओवरीज में फॉलिकल्स बनाए जाते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और इसमें लास्ट एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स रह जाता है कि जो कि इन ट्रेडिशनल रेमेडी से जिनको ट्रीटमेंट नहीं होता, तो वो ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको फिर पीसीओएस की तरफ जाने की, जिनको फिर आईवीएफ की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ती है। सो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो पीसीओएस के पेशेंट्स को स्टेप बाय स्टेप हम ऑफर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल, वेट लॉस एंड देन मेडिकेशंस एंड लास्टली आईवीएफ। ये स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट्स हैं जो पीसीओएस के पेशेंट्स जो हैं वो करते हैं। अच्छा नाइमा, आपसे पूछूं तो अगर हम देखते हैं ना कि बाज़ औक़ात मियाँ बीवी जो टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं, टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं जो 4-5 साल तक उनके यहाँ औलाद नहीं होती, तो उसकी वजह से भी एक मेंटल स्ट्रेस रहता है, आपको एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, फिर सोसाइटल प्रेशर भी होता है, तो उस हवाले से क्या कहेंगी? अच्छा राबिया, हमारे पास ना एक मेजॉरिटी उन कपल्स की आती है। देखिए, एक सेगमेंट वो है जो इनफर्टाइल डिक्लेयर हो गए, टेस्ट के थ्रू डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद उनको डिक्लेयर किया कि आप इनफर्टाइल हैं, ये प्रॉब्लम है, ये डायग्नोज हुआ है और इसका ये ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी बताया, कुछ मेडिकेशंस हैं या आईवीएफ है अल्टीमेटली। हमारे पास जो एक मेजर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आता है वो वाले कपल्स आते हैं जो कहते हैं कि सारे टेस्ट हो गए, ट्रीटमेंट भी जो पॉसिबल था ले लिया, डॉक्टर ने कहा अल्लाह की मर्जी, लेकिन हमें नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। अब उसकी वजह से उनके लड़ाई झगड़े इश्यूज शुरू होते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं। आप लोग अभी बात कर रहे थे पीसीओएस की और पीएमएस की आपने बात की थी। पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिजीज़, हम एज ए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट को प्योरली लाइफस्टाइल डिजीज़ मेजरली कंसिडर करते हैं। आपका जो वेट गेन होता है ना, जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि मैं टाइमली कहती हूँ कि आप वेट गेन ना हो, वेट लूज़ कर लें। वेट गेन में आपका ना स्ट्रेस का बहुत रोल होता है। आपके पीसीओएस की डेवलपमेंट में और उसको स्ट्रेंथन करने में स्ट्रेस भी का तो होती है बिल्कुल आपके लाइफस्टाइल का, आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कुछ ख़वातीन कहती हैं हम तो ये नहीं खाते, हम ये तो नहीं खाते, एक्चुअली वो खा रहे होते हैं लेकिन अनकॉन्शियस ईटिंग कर रहे होते हैं। कॉन्शियस ईटिंग करने की ज़रूरत, आपके जो इर्द गिर्द आपके स्ट्रेसर्स हैं आपको उनसे अवेयर होने की ज़रूरत है, और फिर आपको अपने इमोशन से अवेयर होने की ज़रूरत है। एक ऐसी सिचुएशन आई है, आपने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है। मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मैंने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी बॉडी को स्टिफ कर लिया, मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन आप देख पा रही हैं। बिल्कुल। तो ये रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। स्ट्रेस को रिड्यूस करना, रेजिलिएंट रहना बहुत ज़रूरी है। पीसीओएस की डेवलपमेंट में भी और पीसीओएस के ट्रीटमेंट में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जहाँ तक बात आती है इनफर्टाइल कपल्स की और वो हमारे पास आते हैं कि ये मसाइल हैं, उसमें भी मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा अपनी इमोशनल मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर टेस्ट आपके ठीक आ रहे हैं, आपने बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट भी ले रही है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है, तो इट मीन्स कि आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो आपकी बॉडी पे फिर आगे जो हमारा स्ट्रेस होता है ना या डिप्रेशन होता है, इसकी एग्जिबिशन कहाँ होती है? हमारी बॉडी पे। आप फील साइकोलॉजिकल करते हैं, लेकिन उसकी एग्जिबिशन जो है, वो डिस्प्ले जो है, वो आपकी बॉडी के थ्रू। और समटाइम्स नाइमा ऐसा भी होता है कि मियाँ बीवी जो है वो साथ नहीं रह रहे हैं, शादी के 2 महीने बाद जो है शौहर अब्रॉड चला गया, लेकिन सारा स्ट्रेस जो है वो फिर बीवी को ही लेना है, बातें भी ससुराल वालों की बीवी को ही सुननी है। तो वो एक थ्रू आउट जो प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, और वो फिर जाहिर है अपने लाइफ पार्टनर स्पाउस को कहेगी ना,
और वो अल्टीमेटली उनके रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ेंगे। तो ये बेहतर नहीं है कि हम उसको अच्छे तरीके से इमोशनली साइकोलॉजिकली डील करते हुए मैनेज करें इन इश्यूज को। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द की। स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाँ, जैसे आपने बात की, स्ट्रेस मैनेजमेंट डेफिनेटली इज द की है। सोफिया, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि शादी के कितने अरसे बाद आपको पता चल जाता है कि ऑब्वियसली यू कांट कंसीव, तो कौन कौन से तरीके हैं इनफर्टिलिटी के कि आप अपना सकते हैं? देखिए, मैं इस बात को ना एक खुलासे में आज बयान करती हूँ कि जब एक कपल की शादी होती है, और जब वो इम्पॉर्टेंट ये बात नहीं है कि जब उसकी शादी होती है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जब से वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जब से एक कपल चाह रहा है कि उनको प्रेगनेंसी हो जाए, और अगर 1 साल तक उस कपल को प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर उनको चाहिए कि वो एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अब इसमें ये बात बड़ी अहम है कि आप चूज़ करें कि आपने किस डॉक्टर को दिखाना है। हर जनरल गायनेकोलॉजिस्ट इनफर्टिलिटी का इलाज अच्छा नहीं करती और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं होती। तो आपकी एज पेशेंट्स, एज कपल्स, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो कि वेल रिप्यूटेड हो और जो कि इनफर्टिलिटी के इलाज में माहिर हों, उनको आप एक एज अ कपल रीच आउट करें। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी, बेऔलादी एक कपल का प्रॉब्लम है, तो एक हस्बैंड और एक वाइफ को इकट्ठे चाहिए कि एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। जैसे कि नईमा ने बड़ा अच्छा हमें बताया कि स्ट्रेस जो एक ऐसा फैक्टर है जो इन कपल्स में बहुत होता है, और जो भी फिर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस इनके साथ डिस्कस करते हैं, जो ट्रीटमेंट के जर्नी से ये लोग गुजरते हैं, इसमें स्ट्रेस हमारे लिए बहुत नेगेटिव रोल प्ले करता है, और इलाज करने में हमें इसकी वजह से काफ़ी सोशल इश्यूज कपल्स फेस कर रहे होते हैं, और हम लोग वो स्ट्रेस एड ऑन की वजह से ऑनेस्टली डॉक्टर्स भी किसी हद तक स्ट्रगल करते हैं। तो इसके अंदर यही है कि जब एक इनफर्टिलिटी जो फेस कर रहा है कपल, जब वो हमारे पास आता है तो हम उनके इनिशियल टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम लोग फीमेल के हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस कराते हैं। ये बेसिक टेस्ट हैं जो हम पेशेंट्स के कराते हैं, और इसके बाद फिर अमूमन कपल्स को सबसे पहले सिंपल बेसिक ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है। अगर फीमेल और हस्बैंड वाइफ में से कोई ओबीज़ है, ओवरवेट है, तो हम उनको वेट लॉस का मशवरा देते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का कहते हैं, और साथ साथ मिनिमल बेसिक मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक मेडिकेशन से स्टार्ट करते हुए स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट में आगे जाते हैं। अब इसमें ये भी डिपेंड करेगा कि जो एक कपल हमारे पास आया है उसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में कोई मसला आया है कि नहीं। अगर तो एक कपल में कोई इश्यूज आए हैं, जैसे कि पीसीओएस के बारे में हमने बात की। सोफिया, यहाँ पे आप इश्यूज की बात कर रही हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी बॉडी में ऐसे कौन से जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं एक मर्द और औरत दोनों में, जो फिर इनफर्टिलिटी का रीज़न बनते हैं, आप ये भी बताएं। हाँ जी, इसमें देखें, अगर हम सबसे पहले 3 मसाइल हैं जिसकी वजह से कपल्स को प्रेगनेंसी नहीं होती। एक मसला है फीमेल के मसाइल, एक है हस्बैंड के मसाइल, और एक तिहाई पेशेंट्स में वो कपल्स हैं जिनमें कोई मसला नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड। इसमें अगर फीमेल्स की बीमारियों के बारे में बात की जाए तो जैसे कि हमने बहुत डिटेल में बात की, इसमें सबसे कॉमन मसला हमारी कम्युनिटी में आजकल पीसीओएस का है। सो फीमेल्स में पीसीओएस के मसाइल होते हैं। उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक बड़ा कॉमन गायनेकोलॉजिकल मसला है, यानी कि ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट्स का बन जाना, ये भी प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आने की वजह बनती है। उसके अलावा फीमेल्स में ट्यूब्स का ब्लॉक्ड होना, या फिर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स का यानी कि रसौलियों का होना, ये कॉमन फीमेल्स के मसाइल हैं जिसकी वजह से फीमेल्स को प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर हम हस्बैंड की तरफ चलें तो हस्बैंड के स्पर्म पैरामीटर्स में एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड के स्पर्म्स वीक होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। ये मेल्स के मसाइल हैं। उसके अलावा कुछ कपल्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उन कपल्स का है जिसमें फीमेल और हस्बैंड वाइफ के सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं और उनमें प्रेगनेंसी नहीं होती। तो मैं ये बात हाईलाइट करना चाहूँगी कि इसमें भी बहुत सारे कपल्स हैं जो बेसिक ट्रीटमेंट से कंसीव कर जाते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग उनको ट्रीटमेंट में आगे लेके जाते हैं। अच्छा नईमा, हम यहाँ पर भी पहले बात कर रहे थे कि ख़वातीन हैं, स्ट्रेस लेती हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है, तो क्या मर्दों का भी ये इशू होता है कि वो स्ट्रेस ले रहे हैं या परेशान हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी मेंटली स्ट्रेस होता है, तो बेऔलादी की जो वजह बनती है वो फिर? बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि हमारे लिए ट्रीटमेंट करते हुए कपल का स्ट्रेस, ना कि सिर्फ खातून का या मेल का स्ट्रेसफुल होना, स्ट्रेस्ड आउट होना, बिल्कुल ये मैटर करता है। आप एक सिंपल सी चीज़ ले लीजिए कि अगर एक मर्द है, मियाँ बीवी हैं, वो सारे दिन बाहर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कारोबार के मामलात हैं, जॉब के मसाइल हैं, 9 to 5 वो काम करके स्ट्रेस लेके घर आ रहे हैं, तो अब एक थका हारा बंदा आता है, अगर आप आते ही उसको कह दें कि ये गुड न्यूज़ है, ये काम करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो उनका रिस्पांस कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आप आते ही उनको कोई काम कह देंगे, स्ट्रेसफुल ही रहेंगे ना वो। तो
आदमियों में ये ऑब्वियसली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपके मैरिटल रोमांटिक रिलेशनशिप में उनका कंट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं हो सकता अगर आप साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड में एक इमोशनल बैगेज लेके बैक ऑफ द माइंड आप रात को सो भी रहे हैं, दिन को जाग भी रहे हैं, घर में भी देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली मियाँ बीवी के पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में अच्छा नहीं, मैं जैसे आप अभी लाइफस्टाइल की बात कर रही हैं और सोफिया ने भी जैसे अभी बताया था कि बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, ओवर वेटिंग और मैनी मोर थिंग्स, तो सोफिया मैं चाहूँगी कि आप बताएं क्या इनफर्टिलिटी जो है वो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके खाने पीने की आदत कैसी हैं? हाँ जी, जैसे कि हमने बात की कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी ना होने की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में पीसीओज है। साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिटी में तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग हैं जो पीसीओज का शिकार हैं। सो ये वो ख़वातीन होती हैं जिसमें 80% ख़वातीन मोटी होती हैं, ओवरवेट होती हैं। तो इसमें इन ख़वातीन को तरीका इलाज क्या है, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं? देखें, अगर हम लोग बेऔलादी के ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें ना, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट आता है, जिसमें सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगी हस्बैंड और वाइफ दोनों की। इसमें हम दोनों को मशवरा देते हैं कि अगर उनका वेट एक आइडियल वेट रेंज से कम है तो आप अपना वेट लूज़ करें। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी कि जितने भी इलाज हम करते हैं उन सब इलाजों में वेट लॉस जो ख़वातीन करती हैं उनमें प्रेगनेंसी सबसे जल्दी होती है। उसके अलावा अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें तो कपल्स में इनिशियली हम लोग मेडिसिन के ज़रिए उनको प्रेगनेंसी कराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल एक बेसिक ट्रीटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इसमें मेडिसिन, और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो इंजेक्टेबल मेडिकेशंस की तरफ जाया जाता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं IUI की तरफ, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जो कि एक तरीका इलाज है जो कि हम पे कपल्स को ऑफर करते हैं जिनको बेसिक ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी ना हो रही हो। और इसमें लास्ट स्टेप होता है IVF, यानी कि आम जुबान में बोला जाए तो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला इलाज। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं राबिया जिनको किसी भी तरीका इलाज से प्रेगनेंसी नहीं होती और फिर उन कपल्स को IVF की तरफ जाना पड़ता है। और पाकिस्तान में एक जो चीज़ बड़ी अहम मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में, हमारे कल्चर में आज के दौर में भी IVF को एक टैबू समझा जाता है और एक ऐसी चीज़ समझा जाता है कि जिसके बारे में आप बात ना करें। अगर आपने वो इलाज कराया है तो आपने अपने, हाँ जी, मेजॉरिटी कपल्स हमें अपने जब वो ट्रीट हो जाते हैं तो अपने बहुत सारे रिलेटिव्स हमारे पास भेजते हैं कि इनको भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, लेकिन डॉक्टर साहिबा आपने उनको हमारे IVF का नाम नहीं लेना, आपने हम अपने सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारी फोटो नहीं लगानी ताकि किसी को ये ना पता चले कि हमें IVF से प्रेगनेंसी हुई है। हालांकि मैं उनको समझाती भी हूँ कि देखें आपको शादी के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 18-20 साल बाद, अच्छा व्हाई इज दैट, उनकी नीड थी, औलाद लेना उनकी नीड थी, अब उन्हें औलाद मिल गया तो वो क्यों, मतलब इस तरह से क्यों लोग कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ, इसमें बहुत मेजर कंपोनेंट हमारी सोसाइटी में ऐसे पेशेंट्स का है जिसमें फैमिलीज IVF को रिलीजियसली इस्लामिक तौर पे गलत इलाज समझती हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में प्रॉपर पढ़ाई करें, अगर आप इसके बारे में पढ़ें, रीड करें, देखें, यूट्यूब पे देखें, तमाम इस्लामी ममालिक में इस इलाज को किया जाता है और इसमें इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर्स के फतवे मौजूद हैं कि जहाँ तक हस्बैंड और वाइफ के स्पर्म्स और एग्स के साथ आप जो भी इलाज करें वो इस्लामी तरीके से अलाउड होता है। लेकिन हमारे मुल्क में अवेयरनेस की कमी है। हम लोग के अपने एक बिलीव्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं और हम लोग को ये लगता है कि नहीं, ये तरीका इलाज के बारे में ये हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज इस इलाज को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनके जहन में ये होता है कि अगर IVF से इलाज कराया तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ डोनेशन इन्वॉल्व है, यानी कि फीमेल का एग डोनेटेड है या स्पर्म डोनेटेड है। हालांकि मैं ये बात को क्लियर करना चाहूँगी कि हम लोग पाकिस्तान में ओवम या स्पर्म डोनेशन नहीं करते। प्रॉपरली स्पर्म्स की और एग्स की लेबलिंग की जाती है और उसको IVF लैब में क्रॉस चेक किया जाता है, उसकी विटनेसिंग होती है और इस्लामिक पैरामीटर्स और इस्लामिक स्कॉलर्स के फतवे के मुताबिक ही इस इलाज को कराया जाता है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे कपल्स इस इलाज की तरफ आते हुए भी डरते हैं। वो कहते हैं आप हमें सब कुछ कर दें, हम IVF नहीं कराएंगे। लेकिन ये बात समझने की है कि इससे पहले कि औरत की उम्र गुजर जाए, देखिए एक कपल जो कि इनफर्टिलिटी का शिकार है ना, उसके अंदर औरत की उम्र बहुत अहम होती है। आदमी से ज़्यादा औरत की उम्र अहम होती है। और देखें एक बड़ी नैरो विंडो है ख़वातीन के पास प्रेगनेंसी की। आजकल जैसे कि अभी हमने बात की कि बहुत सारी लड़कियों की तो शादी होने में भी काफ़ी एज ज़्यादा हो जाती है, तो 35 एक गोल्डन एज है। 35 से पहले तक एक फीमेल की फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक 35 साल के बाद एक औरत की बच्चा पैदा करने की सलाहियत तेज़ी से मुतासिर होती है और 40 साल के बाद वो औरत काफ़ी हद तक उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस, ये तो नहीं मैं कह सकती क्योंकि बहुत एक मेजर कंपोनेंट है कपल्स का जिसमें फीमेल की एज 40 से ज़्यादा होती है और हम उनको ट्रीट करते हैं और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ट्रीट हो भी जाते हैं।
लेकिन 35 से 40 के दरमियान में और 40 के बाद एक औरत की बच्चा पैदा करने की सलाहियत बहुत तेज़ी से मुतासिर होती है। तो ये मैं कह रही हूँ कि ये कपल्स टाइमली IVF अगर करा लें, टाइमली डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर वो ले लें, तो इनमें मेजॉरिटी कपल्स हैं जो ट्रीट हो जाएंगे और जिनका ये मसला हल हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी रेयर एग्जांपल्स भी हमने देखी हैं कि खातून है, शी इज़ इन हर 70s और 80s और उनको ट्रिपलेट्स हो रहे हैं, तो हाँ जी, उसमें भी कोई वो मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह सोशल मीडिया पे पिछले दिनों इंडियन भी एक काफ़ी एक मामला गर्म हुआ था, उसमें देखें जो इस एज रेंज की खवातीन हैं उनमें ओवम डोनेशन या एम्ब्रियो डोनेशन के जरिए प्रेगनेंसी होती है, वो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती। हमारे पास जो मैक्सिमम एज रेंज है, अभी 3 दिन पहले मैंने एक पेशेंट का सिजेरियन किया था, वो 46 ईयर ओल्ड थी, 46 ईयर ओल्ड फर्स्ट प्रेगनेंसी थ्रू IVF। सो ये देखिए कि मैक्सिमम एज रेंज है जो नेचुरल प्रेगनेंसी में हम देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इस्लामिक जो रिकमेंडेशंस हैं उस दायरे के अंदर रहते हुए प्रैक्टिस करते हैं। पाकिस्तान में हमारी लिमिटेशन है कि हम लोग डोनेशन ना पेशेंट को ऑफर करते हैं, और बहुत सारे कपल्स हैं जो हमारे पास इस काम के लिए आते भी हैं कि आप हमें, अगर हमारे अपने एग्स नहीं हैं, स्पर्म्स नहीं है, तो आप हमें डोनेशन का कुछ बता दें। तो उनको हम क्लियर कट बता देते हैं कि अगर आपने ये इलाज कराना है तो उसके लिए आपको ओवरसीज़ मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ट्रैवल करना पड़ेगा। पाकिस्तान में लीगली, रिलीजियसली, सोशली ये इलाज हम लोग नहीं करते और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अंदर रहते हुए ये इलाज करते हैं, और वो मैक्सिमम मिड 40s तक पेशेंट है जिनका इलाज हो सकता है। सोफिया, जैसे कि अभी आपने बताया कि 51 इज़ द रिप्रोडक्टिव एज फॉर वुमेन, राइट? नहीं, अब देखें, अब मैक्सिमम इज अप टू 45, लेकिन आइडियली एक फीमेल को 35 ईयर से पहले चाइल्ड बेयरिंग कर लेनी चाहिए, और 35 से 40 के दरमियान में मेल्स। देखें, ये बात है, वो जो पुरानी एक कहावत थी ना कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, वो किसी हद तक गलत नहीं थी। हम लोग 80s, 70s, 80s में भी मेल्स देखते हैं जिनके स्पर्म्स अभी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी के काबिल होते हैं, या अगर नॉर्मल के नहीं तो IVF के काबिल होते हैं। तो मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहूँगी कि हस्बैंड के मुकाबले में औरत की उम्र अहम होती है। तो अभी हम ये थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि सारा सोसाइटी का प्रेशर भी एक औरत के ऊपर ही होता है। उसकी शायद किसी हद तक वजह यह है कि एक औरत की उम्र बच्चा पैदा करने के लिए आदमी से ज़्यादा अहम है, और अगर औरत की उम्र निकल रही है तो प्लीज़ आप टाइमली इस मसले को एड्रेस करें। और जो डॉक्टर, अगर आपको लगता है, मैं हमेशा कपल्स को कहती हूँ कि देखिए आप कुछ डॉक्टर से मिलें, लेकिन फिर एक डॉक्टर को चुनें जो आपको पसंद आता है, जो आपको लगता है जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसका क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा है, उसके साथ अपना ये जर्नी चलें। क्योंकि ये एक थोड़ा सा जर्नी होता है जो कि स्ट्रेसफुल भी होता है, साथ हम साइकोलॉजिस्ट की हेल्प भी लेते हैं, जैसे कि नईमा ने बहुत अच्छा बताया। तो स्टेप बाय स्टेप उस जर्नी को चलें, और इंशाल्लाह ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप टाइमली इस मसले को एड्रेस करेंगे, टाइमली डॉक्टर को रीच आउट करेंगे, तो मेजॉरिटी कपल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको हम लोग ट्रीट कर लेते